अरे बहन चोद मेरे में आ नहीं रहा है, मेरे को PDF खोल लेना। PDF कौन सी PDF है ये? यही है जो तेरे को भेजी। मैं भेज देता हूँ ना, ये इसमें इतनी देर इसमें से पढ़ ले। आज चल बोलना ही सीखा, जल्दी बोल। देखो 4 सेप्सिस इंट्रोडक्शन, इसमें कहते हैं कॉन्टिन्यूम ऑफ द स्पेक्ट्रम, जिसमें समझाने का होगा ना मैं बता दूँगी, ठीक हाँ, है। ठीक। कॉन्टिन्यूम ऑफ स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होता है SIRS। SIRS होता है सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है। मतलब कि कोई भी बॉडी में कब जो इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है ना, तो वही होता है इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है, सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। पहले ये होता है SIRS, फिर सेप्सिस, फिर सीवियर सेप्सिस, फिर सेप्टिक शॉक हो जाता है, फिर MODS मतलब मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन, फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ठीक है। ठीक है। ये स्टेजेस होते हैं। सेप्सिस की एक डेफिनेशन है, ये रट लेना कि सेप्सिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन ड्यू टू डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू सीवियर इन्फेक्शन। ठीक है। ये समझाने की जरूरत है? नहीं। नहीं ना। SIRS एक सिंड्रोम होता है करेक्टराइज्ड बाय 2 और मोर क्लिनिकल फीचर। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है कि टेम्परेचर कम भी होता है ज़्यादा, मतलब इसमें हाइपोपायरेक्सिया भी होगा और हाइपोथर्मिया भी होगा, मतलब हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों होगा। 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा, 36 डिग्री सेल्सियस, याद रखो 38 36, ठीक है। इसमें हार्ट रेट बढ़ेगा, टैकीकार्डिया होगा, लेकिन इसमें ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा। ये MCQ आते हैं क्वेश्चंस कि ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द SIRS। तो ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, इसमें 3 होते हैं, हाइपोथर्मिया। कौन से शॉक में, कौन से टाइप के शॉक में ब्रेडिकार्डिया होता है, टैकीकार्डिया नहीं होता? कौन से shock? तो ये बताया था। टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, 36 डिग्री सेल्सियस से कम, हार्ट रेट 90 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाती है 20 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा, PaCO2 32 mmHg से ज़्यादा, ठीक है, कम मतलब। WBC भी बढ़ जाते हैं 12,000 पर mm³ से ज़्यादा और 4,000 से भी कम। मीन्स इसमें बढ़ते भी है कम भी होते हैं, मैं देख रहे हो कि कब बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है, लेकिन बस ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है इसमें, ठीक है। और सेप्टिक शॉक में क्योंकि 12,000 याद रखो, 12,000। तूने क्या क्वेश्चन पूछा था? न्यूरोलॉजिक। कौन से शॉक में ब्रेडिकार्डिया होता है? न्यूरोलॉजिक। बाकी सब में टैकीकार्डिया। न्यूरोलॉजिक में भी तो बहुत सारे एनाफाइलेटिक सेप्टिक भी उसी का टाइप है न्यूरोलॉजिक का। 4% बैठ गया, जल्दी बोल लो। चल 12,000 इस पर पर एम में देख लो। क्यू और 4,000 पर एम, ये याद रखने हैं वैल्यूज 12,000 और 4,000 इन सब की। फिर सेवियर सेप्सिस इज सेप्सिस एक्कम्पेनिड बाय द एविडेंस ऑफ द ऑर्गन डैमेज, ठीक है। अगर ऑर्गन डिसफंक्शन करेगा, ऑर्गन डिसफंक्शन क्या होता है? एक एक्यूट चेंज इन टोटल सोफा क्या होता है? सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट, ऑर्गन का डिसफंक्शन होना, ठीक है। सेप्टिक शॉक इज डिफाइंड एज अ परसिस्टिंग हाइपोटेंशन रिक्वायरिंग वैसोप्रेसर्स टू मेंटेन एक मीन आर्टरी प्रेशर ऑफ 65 mmHg और सीरम लैक्टेट लेवल ऑफ 2 मिलीमोल पर लीटर डिस्पाइट ऑफ एडिक्वेट वॉल्यूम रिसस्टिकेशन। मतलब इसमें जो लैक्टेट का वॉल्यूम है, वो लैक्टेट का जो लेवल है वो 2 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और जो मीन आर्टरी प्रेशर है वो 65 mmHg मेंटेन रहना चाहिए। जब जाके अगर इससे ज़्यादा हुआ तो सेप्टिक शॉक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद MODS क्या होता है? मेजर ऑर्गन डिसफंक्शन, मतलब मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन, ठीक है। क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एंड पोटेंशियली रिवर्सिबल फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन इन 2 और मोर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम दैट इज इंड्यूस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ एक्यूट इंसल्ट्स इंक्लूडिंग सेप्सिस। मतलब इसमें प्रोग्रेसिव भी होता है, पोटेंशियली रिवर्सिबल फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शंस भी होते हैं, जिसकी वजह से MODS मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाते हैं। मैं इसमें समझाने का कुछ नहीं है, बस रीडिंग वाला है। समझ आ रहा है पर इन्फेक्शन क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन होना, कोई भी इन्वेजन होना किसी चीज़ का, इन्वेजन ऑफ अ नॉर्मली स्टेराइल टिश्यू ऑफ बाय ऑर्गेनिज्म, किसी से इन्फेक्शन होना। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया इन ब्लड का इंक्लूजन बैक्टीरिया। सेप्सिस इज डिफाइंड एज अ प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन टुगेदर विद SIRS। SIRS की फुल फॉर्म बताइए दोबारा से। सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है। आगे आएगा, देखो SIRS, देखो इसमें क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा 30 डिग्री सेल्सियस से और 36 डिग्री से कम, हार्ट रेट बढ़ा 90 पर मिनट से, रेस्पिरेटरी रेट 20 पर मिनट से ज़्यादा, PaCO2 32 mmHg से कम, वाइट ब्लड सेल 12,000 पर mm³ से ज़्यादा और 4,000 mm³ से कम, ठीक है। उसके बाद इसमें में तेरे क्या है? इसके बाद SIRS के बाद क्या क्या हुआ? SIRS हुआ, फिर क्या होता है? सेप्सिस होता है, फिर सीवियर सेप्सिस, बाद में सेप्टिक शॉक होता है,
बाद में सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में सोफा होता है, हाँ, फिर मोड्स, ठीक है। उसको बोलने दे। इसमें अब नेक्स्ट इसमें SIRS फॉर सेप्सिस। इसमें क्या होगा, वही कि इतने टेम्परेचर ज़्यादा, हार्ट रेट ज़्यादा, टेकेपनिया हुआ, 20 वेट्स, वही लिखा हुआ है हाँ, सही ठीक है। इसमें, ठीक है। ठीक है, फिर सेप्सिस में क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि जो ये क्लिनिकल फीचर्स है ये 4 से 5, इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा इसके फीचर्स आते हैं। क्राइटेरिया है तो हाँ। मतलब सबसे ठीक है। ठीक है, मतलब इसका मेजर क्राइटेरिया, मतलब इन 2 या 2 से ज़्यादा इसके वो आ जाए, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा एक चीज़ हो जाए उस इंसान में, और डॉक्यूमेंटेड और कन्फर्मेड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सीवियर सेप्सिस में क्या होगा कि एंड ऑर्गन डैमेज हो गया, ले देके हाइपोटेंशन हुआ और लैक्टेट का लेवल 4 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो गया। कितना होता है जनरल? सीवियर सेप्सिस 2 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए तो सेप्सिस है। ठीक है। सीवियर सेप्सिस में 4 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो गया। ठीक है। सेप्टिक शॉक कहाँ लिखा है? 2 और मिलीमोल वाला? अभी पीछे पढ़ा था फर्स्ट ना, ईयर में पढ़ा था, जिन्होंने पढ़ा था उन्हें याद है। अभी बताया था 2 मिलीमोल पर लीटर है जो, अभी बताया था लैक्टेट लेवल इतना। हाँ बताया तो है इसमें। चल फर्स्ट ईयर का था ही इसमें कुछ, फर्स्ट ईयर में भी होता है भाई, नहीं। लैक्टिक एसिड कुछ कुछ time आता है 2 से ज़्यादा हो तो। हाँ, मैं नहीं पढ़ा, हमारे पास अलग बुक थी। लैक्टिक एसिड 2 से ज़्यादा। अच्छा। अगर लैक्टेट का लेवल बढ़ जाता है तो सेप्टिक, फिर उसके बाद सेप्टिक शॉक हो जाता है, मतलब हाइपोटेंशन जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से भी ज़्यादा, वैसे कम, और डॉक्यूमेंट, मतलब इसके बाद फिर ऑर्गन डैमेज ही हो जाता है ले दे के, जब सीवियर सेप्सिस हो जाएगा। फिर ये टेबल है जो कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें स्कोर होते हैं 1 2 3 4। हटा आगे याद करने की जरूरत नहीं। अब एपिडर्मियोलॉजी पे आते हैं। ठीक है। एपिडर्मियोलॉजी में क्या होता है, सीवियर सेप्सिस एंड सेप्सिस शॉक आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन 2 तो lakh। एपिडर्मियोलॉजी बोलती है, आई मीन ठीक है। एपिडेमियोलॉजी होती है भाई। मैंने एपिडर्मियोलॉजी बोला है, क्या बोला? डर्मा एपिडर्मियोलॉजी होती है पहली बार, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी। कमेंट नहीं पढ़ा बेटा आपने, आपकी तो पोस्टिंग भी होगी। आर कहाँ है इसमें? इसको लगता है हर जगह स्पेलिंग ठीक है। इसको ये सोचती हूँ कि यार ये तो स्पेलिंग किस में मिस्टेक बताइए, इसमें तो मिस्टेक है और किसी में तो नहीं सोचा था मिस्टेक। डर्मा की आर आता है इसमें? नहीं। नहीं आता भाई। ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया एपिडर्मा, वो अलग होता है, ये एपिडेमियोलॉजी होता है। सीवियर सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक आर कंट्रीब्यूट, क्या बोलते हैं बता दे फिर। यार 3% बैटरी है, पढ़ लो बैचलर। बता दे फिर क्या बोल। होती है, कमेंट में होता है कि मतलब एपिडेमियोलॉजी तो बोला है, गलती से डर्मा बोल गया था, हाँ, एपिडर्मियोलॉजी ठीक वो आ रही। ठीक है अपनी हंसी चल पड़ा। सीवियर सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन 2 लाख से ज़्यादा डेथ होती है, मतलब जिसमें सेप्सिस शॉक वगैरह पेशेंट। बेंच हो रही लड़की। अब एक हंसने की क्या बात है। बोल ले भाई, बोल ले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू हर जगह सोचती होगी यार स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है मादर चोर मास्टर ने। अरे मैंने फ्लो में बोल दिया, मुझे पता है एपिडेमियोलॉजी होता है। पता है मुझे। जा, चुप हो जा। Incidence of sepsis has increased over the past 30 years, बढ़ते जा रहे हैं। Approximately 2/3 of cases occur in patients with significant underlying illness. हाँ। Sepsis and septic shock occurs at all ages. A sharp increase in number of cases in patients जो 50 years से ज़्यादा एज होता है उनमें ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं। Occurs in both sexes. A study show increased risk of septic shock in black population due to increased rate of infection. Black population ज़्यादा देखे जाते हैं ये चीज़। In sub-Saharan Africa, sepsis account for 1/4 of the death in children. एक से ज़्यादा साल के बच्चों में ज़्यादा डेथ देखी गई है, 1/4। ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम ऑफ द एज, मतलब कि 10 साल से नीचे और 70 साल से ज़्यादा, इनमें ज़्यादा रिस्क होता है सेप्सिस वगैरह का। ठीक है। ठीक है। प्राइमरी डिसीज, इम्यूनोसप्रेशन, मेजर सर्जरी, ट्रॉमा, बर्न्स, इन्वेसिव प्रोसीजर, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन। गट में जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, गैंग्रीन मतलब ब्लैकनेस वगैरह हो गई, इन्फ्लामेशन, परफोरेशन, ऑपरेशन, ये सारे क्या इन्फेक्शन ही तो कॉज करते हैं, इनकी वजह से इन्फेक्शन भी तो हो सकता है। परफोरेशन वगैरह हो गया, ऑपरेशन में भी कई बार क्या हो जाता है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। पेरिटोनियम में पेरिटोनाइटिस, एब्सेस, बिलियरी ट्रैक में कोलेसिस्टाइटिस, कोलेंजिगेरिस।
मेरे को भी टाइम लगा था क्या होता है। तो तू नहीं बता, तूने जो नोट्स बनाए थे वो तो भेज दे। तू कह रही थी तू नोट्स मिस पढ़ाएगी। फीवर के बनाए थे ना? मैंने कब कहा, मैंने बाद में बोला था पीपीटी आ गई तो पीपीटी मतलब पीपीटी आ जाए, फिर मैंने कहा कि मैं उसमें मार्क कर रही हूँ बुक में। फीवर वाला तो मैंने बुक में मार्क करा है ना। कौन सी बुक में? फिर तुम भी बना नहीं रही थी ना नोट्स, तुमने कहा था बुक से पढ़ा, मैंने कहा था उसकी क्या नोट्स बनाऊँ जब वो बलून अरे मैं छोटी। ये नहीं कह रही, मुझे लगा कि तूने ऐसे बोला था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे जब हमने कहा था। हाँ मैंने कहा था, फिर मैंने नोट्स बना। कोलेंजाइटिस इज हाँ पर फिर मैंने तेरे से ये बोला था ना कि अच्छा मैं पूछ रही हूँ। अरे सुन तो ले, मैं तेरे से ये नहीं बोलता कि बलूर में तो 3 पेज है उसकी क्या नोट्स बनाऊँ। फिर तूने कहा था कि नहीं कोई नहीं बुक से पढ़ा दियो, तो तूने ये नहीं बोला था। फीवर जब 4-5 पेजेस का था, मैंने कहा ये तो आंसर के फॉर्म में है, इसमें बुक में से ना पढ़ा दूँ। फिर तूने कहा था थोड़ी कह रही क्यों ना बना, तूने बना तो रही है तू। कोलेंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द, इसमें कोलेंजाइटिस नहीं लिखा था, पता नहीं यार कहाँ से आ गया कोलेंजाइटिस। मुझे। यूरिनरी ट्रैक जैसे इन्फेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ऑपरेशन में, ऑपरेशन के टाइम। फीमेल जेनाइटल अबॉर्शन, पोस्ट, इसका पोज नहीं है ये पोस्ट है, पोस्टमार्टम सेप्सिस मतलब जब डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन भी हो सकता है। पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डायफ्राम डिसीज का इन्फेक्शन मतलब ट्रैक का ऑपरेशन। फिर रेस्पिरेटरी निमोनिया, ये मीडियस नहीं है ये मतलब मीडियास्टीना, मीडिया क्या बोलते हैं वो, मीडियास्टिनाइटिस। हाँ जो भी है। ट्रैकेस्टोमी विद जेवीबी, वास्कुलर, वीनस कट हो गया। इंडर्लिंग कैथेटर्स मतलब कैथेटर्स जब घुसाते हैं तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, कहीं पर सेप्सिस हो जाती है। अदर्स हीमोरेजिक और हाई हाइपोवॉलेमिक शॉक, बर्न्स, सीवियर इंजरी, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, गैंग्रीन, इम्यूनोसप्रेशन, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा। ठीक है, ये सारे इन्फेक्शन मतलब जितने भी सारे इन्फेक्शन होते हैं वो लिखाना। तो ये किस में लिख के आना है? फैक्टर्स में है ना? कि सेप्सिस का एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो सेप्सिस क्या होता है ये। इसका कोई ऐसे नहीं sepsis का है, क्या- पैथोलॉजी ये वगैरह risk कुछ factor नहीं है ये। रिस्क फैक्टर ये पैथोलॉजी में इन्फेक्शन की वो थोड़ी है। रिस्क फैक्टर है कि इन चीज़ों में हो जाता है। हाँ जैसे कैथरीन में होगा, इसमें होगा। कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं ऐसे करके। एटियोलॉजी क्या होती है? मोस्ट पेशेंट विद सेप्सिस अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड एक्सेप्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट विद न्यूट्रोपेनिया। मीन्स मोस्ट पेशेंट विद सेप्सिस जिनके पास मतलब जिनको सेप्सिस है मतलब जिनको इन्फेक्शन हो रहा है। सेप्सिस मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन ही तो होता है। एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड एक्सेप्ट जिनमें क्या पैर अब मार अगर वो रुकाना पहले मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी। है। मेरे में है झूठी है। नहीं, कहाँ झूठी हुई थी? मैं पूछ रही थी, मैं ये नहीं कह रही तूने क्यों नहीं बनाया, मुझे लगा तूने बनाया। नहीं मैंने तेको बता दिया था, नहीं तो मैं बनाने में कोई प्रॉब्लम भूल थोड़ी ही हुई है, मैं वैसे भी ऑफ चल रही हूँ कुछ दिनों से। दिमाग खराब है इसका। क्या बोल रही थी? दिमाग खराब मुंह है। पे बहुत सारी दिमाग खराब है। इतनी सारी तो मीटर आ गई है। न्यूट्रोपेनिया क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स का कम होना। हाँ। तो क्या होता है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है? न्यूट्रोपेनिया हो जाता है। ठीक है। तो उसमें मतलब इन्फेक्शंस पता लग जाते हैं। ठीक है। ठीक। ग्राम पॉजिटिव कॉमनली इम्प्लीकेटेड इंक्लूड एस ऑरियस, Staphylococcus हो गया। स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज। ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना सारे। ग्राम नेगेटिव जैसे इकोलाई, सूडोमोनास, एरोगिनोसा। फंगल इन्फेक्शन, कैनेडिया स्पीशीज, एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस सोर्सेज। इन सब मतलब कि किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन हो गया, इनमें कोई वैसा चीज़ नहीं है। Etiology मतलब causing organisms। हाँ मतलब वही। चलो चलो। ग्राम पॉजिटिव से 12.6% और ग्राम नेगेटिव से 73.4% चांसेस है। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? इसमें क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये समझ के चलो, इन्फ्लामेशन में जो चीज़ होती है वही इसमें सेप्सिस में आएगा। क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेप्टिक शॉक इज नॉट प्रिसाइजली अंडरस्टूड। एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है पैथोजन और होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स में। मतलब कि जिसमें इन्फेक्शन करा है उसके वो जो होस्ट है उसमें इम्यून रिस्पॉन्स और पैथोजन के बीच में रिएक्शन होना, इंटरेक्शन होना। इन्फ्लामेटरी कैस्केड इज ट्रिगर बाय प्रेजेंस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन। मतलब कि इन्फ्लामेटरी कैस्केड किससे मतलब ट्रिगर होगी? अगर सीवियर इन्फेक्शन है या फिर लार्ज डैमेज टिश्यू है, ट्रॉमा वगैरह। प्रोलॉन्ग एपिसोड्स ऑफ हाइपोपरफ्यूजन मतलब ब्लड सप्लाई कम ठीक है। जा रहा है उसको जिस ऑर्गन में। अगर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम होगी तो इन्फेक्शन ही तो हुआ एक टाइप का उसमें भी।
सिस्टमिक एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड रिलीज ऑफ पोटेंशियली डैमेज मेडिएटर्स। जब कोई इन्फ्लामेशन होता है तो क्या होता है कि ल्यूकोसाइट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी होती है और मेडिएटर्स वगैरह रिलीज होता है, इंटरल्यूकिन्स एंड ऑल इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, फिर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ लोकलाइज इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है कि एक्टिवेशन ऑफ होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब इंसान का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इन्फ्लक्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ऑब्वियसली सबसे पहले एनएम आते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आएंगे अटैक करने के लिए जब भी कोई इन्फेक्शन होता है। रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होंगे रिलीज जो वेसोडाइलेशन कराते हैं वेसल्स का। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जैसे इंटरल्यूकिन्स 1, 6, 8 और TNF, जो कि अभी आगे आएगा। फिर ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन पाथवे, कोएगुलेशन पाथवे एक्टिवेट हुआ। दीज अकर्स ड्यूरिंग सेप्टिक शॉक बट ऑन अ सिस्टमिक स्केल, ये सेप्टिक शॉक में होता है बट सिस्टमिक स्केल में ये क्या होता है, सिस्टम वास्कुलर परमेबिलिटी, मतलब एंडोथीलियम का डैमेज होना, वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, वैसोडाइलेशन, ये तो इन्फ्लामेशन में ही होता है, ये वही चीज़ें बता रहा है इसमें। फिर थ्रोम्बोसिस ऑफ एंड ऑर्गन कैपिलरीज एंड कॉन्सिक्वेंटली डैमेज, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा एंड ऑर्गन का और कॉन्सिक्वेंटली डैमेज, उसको और डैमेज हो जाएगी। अब देखो TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 बीटा ये पोटेंट प्रो इन्फ्लामेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये एज अ मेडिएटर्स हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। इंटरल्यूकिन सिंस क्या करेगा, एक्ट एज अ पायरोजन, पायरोजन क्या होता है जो टेम्परेचर बढ़ाता है बॉडी का, हाँ। और पायोजन क्या होता है, PYO, पस वाला, ठीक है। पायरोजन मतलब जो टेम्परेचर बढ़ाता है, ये स्टिमुलेट करता है BN T सेल्स। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है हमारा फीवर बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में इंटरल्यूकिन रिलीज होते हैं। फिर इंटरल्यूकिन 8 क्या होता है, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है जो न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करेगा। कीमोटैक्टिक मतलब केमिकल से रिलीज करके अट्रैक्ट, हाँ। एक्टिवेशन आएगा, डीग्रेनुलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स कराएगा, ठीक है। इंटरल्यूकिन 10 एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट करेगा, इनहिबिट साइटोकाइंस, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होगा, रोकेगा इन्फ्लामेशन। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स प्रमोट करेंगे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज एंड प्लेटलेट एक्टिवेशन, ठीक है। अब NO नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कराएगा, मेनली वैसोडाइलेशन कराता है, अगर हम वैसे देखें तो। NO हमारा पोटेंट डायलेटर है, हाँ। NO इन्वॉल्व इन हीमोडाइनमिक ऑल्टरेशन ऑफ द सेप्टिक शॉक, मतलब मदद कराएगा उसमें, हीमोडाइनमिक चेंजेस कराएगा। अरेक्नोइडिक एसिड मेटाबोलाइट ऑग्यूमेंट वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाता है, अरेक्नोइडिक एसिड और बहुत सारे मेटाबोलाइट्स वगैरह ये क्या करते हैं, वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाते हैं। ये अमीनो एसिड है, याद रखो, अरेक्नोइडिक एसिड वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यस, अरे हाँ, सॉरी। एडेशन मॉलिक्यूल्स एनहेंस न्यूट्रोफिल एंडोथीलियर सेल इंटरेक्शन, न्यूट्रोफिल एंडोथीलियर की सेल इंटरेक्शन कराएगा। एडेशन मतलब अटैचमेंट कराना। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स इंस्टिगेट मतलब डायरेक्ट इंजरी टू द वास्कुलर एंडोथीलियम। गला थक गया है, पढ़ ले 2% बैटरी चल। एंडोथीलियर सेल रिलीज टिश्यू फैक्टर। एक्टिवेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा, जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या कराएगा, हमारी थ्रोम्बिन फॉर्मेशन कराता है। थ्रोम्बिन फॉर्मेशन, फिर उसके बाद थ्रोम्बिन अगर एक्टिवेट हो गया तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, तो जिसकी वजह से कोएगुलेशन हो गई, क्लॉट्स बन जाएंगे। तो अब क्या होता है, जो एंडोटॉक्सिन होते हैं वो क्या करते हैं, फिर वो जो क्लॉट होते हैं ना उनको तोड़ने नहीं देते, यानी फिब्रिनोलाइसिस नहीं करने देते। तो लाइन लिखे, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटर्स ऑफ फिब्रिनोलाइसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि फिब्रिनोजन की लाइसिस नहीं कर पा रहे, हाँ, इनहिबिटर्स मतलब जो इनहिबिट कर रहे हैं उनको, तो मतलब क्लॉट फॉर्मेशन करा रहे हैं मेनली। द इम्बैलेंस अमंग द इन्फ्लामेशन, कोएगुलेशन, फिब्रिनोलाइसिस रिजल्ट इन DIC क्या था, कोएगुलोपैथी एंड माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस करा देगा क्योंकि कोएगुलेशन हो रही है, एंड अल्टीमेटली लीड टू MODS। अब सेप्सिस कैडेन क्या हुआ, बैक्टीरिया प्रोडक्ट्स एंड कंपोनेंट्स। इसमें क्या हुआ, पहले एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हुआ, फिर टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ, फिब्रिनोलैक्टिक एक्टिविटी एक्टिवेट हुई, तो न्यूट्रोफिल एक्टिवेशन हुआ, एग्रीगेशन एंड डीग्रेनुलेशन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रेडिकल्स एंड प्रोटीएजेस। वही जो चीज़ अभी बताई थी ना कि न्यूट्रोफिल्स का वो डीग्रेनुलेशन सब कुछ। प्लेटलेट एक्टिवेशन हुआ, एग्रीगेशन हुआ, मेटाबॉलिज्म ऑफ अरेक्नोइडिक एसिड, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2, हाँ छुट्टी की तरह से जा रही है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स,
वगैरह रिलीज हुए। फिर TNF अल्फा था, 1 इंटरल्यूकिन 6, PF प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। ये सारे वही हैं फैक्टर्स जो भी बताए हैं, वही सेम उस टेबल में एक साथ बोला है। NO वगैरह, T सेल रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन्स 2, GM CSF कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर नहीं होता, GM वगैरह जो है, ये सारे क्या करेंगे, ये एंडोथेलियल डैमेज कराएंगे। हाँ। फिर टिश्यू इंजरी होगी, फिर ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। हाँ। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या हुआ, पहले क्या हुआ, मतलब वही थी पैथोफिजियोलॉजी। ये तो एक उसका मतलब वो हुआ कि ब्रीफ भी नहीं है ये, उनसे क्या डिसीज हुई। ठीक है। इसमें क्या हुआ, हाइपोटेंशन विद नॉर्मल या रेज्ड कार्डियक आउटपुट, मतलब कि नॉर्मल भी हो सकता है या फिर बढ़ भी सकता है कार्डियक आउटपुट। इसमें क्या हुआ, सिस्टमिक वेसोडाइलेशन हुआ। हाइपोटेंशन किस में होती है, जब सिस्टमिक वेसोडाइलेशन होता है एंड पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड। अरे 10 स्लाइड है, जल्दी कर लो। DIC क्या था, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी, मतलब माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस वगैरह। ठीक है। इसमें क्या होगा, एंडोथेलियल एक्टिवेशन होगी, सेलुलर इंजरी लीडिंग टू हाइपरकोएगुलेटेड स्टेट, कोएगुलेशन कराएगा। फिर रिड्यूस सेलुलर फंक्शन होगा, टिश्यू में मेटाबॉलिज्म चेंज जाएगा। फिर हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा, मतलब कि ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और एमओडीएस हो जाएगा, टिश्यू डैमेज रहेगा। एमओडीएस में क्या होता है, कौन कौन से मेजर ऑर्गन डिसफंक्शन है, रेस्पिरेटरी किस किस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, हेमाटोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, रीनल, हिपैटिक, गट, सबको अफेक्ट करेगा। सेकेंड के चैप्टर के नाम लिखें। चल, क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या हुआ है, इन द अर्ली स्टेज ऑफ सेप्टिक शॉक दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइपोवॉलेमिया द पेशेंट स्टार्ट विद शिवरिंग एंड मेलेज। मेलेज क्या है मतलब, वो इन्फेक्शन सी हो जाती है, डिस्कम्फर्ट। हाँ। एंड हैज़ अ वार्म ड्राई फ्लश स्किन, मॉडरेट हाइपोटेंशन, हाइपरवेंटिलेशन, रैपिड। इसमें मतलब क्या हुआ, जब इन्फ्लामेशन होती है तो उस चीज़ में वार्म हो जाता है वो एरिया, वार्म ड्राई फ्लश स्किन जो भी है, मॉडरेट हाइपोटेंशन भी हो रही है, हाइपरवेंटिलेशन मतलब CO2 बाहर ज़्यादा निकल रहा है। ठीक है। रैपिड एंड बट बाउंडिंग पल्स एंड फीवर रेंजिंग फ्रॉम 38 से 0.3 to 41 डिग्री सेल्सियस, मतलब थोड़ा हाई फीवर रहेगा। मतलब इन्फ्लामेशन होती है तो इन्फ्लामेशन के सारे वो लिख दो कि वार्म वो होता है, थोड़ा रूबर कैलर डॉलर वाले जो थे। ठीक है। सडन सर्कुलेटरी कोलैप्स और रेस्टलेसनेस, एप्रीहेंशन एंड confusion may be the initial manifestation. As a condition progress, patient may become comatose with cold clampy skin, collapsed superficial veins, pale mucosa with tinge of cyanosis, rapid feeble pulse and severe hypotension and oliguria. ये आगे समझ बताऊँ? नहीं। जब जो ये कंडीशन है ये प्रोग्रेस होगी, मतलब बढ़ती जाएगी, अगर सेप्सिस वाली जो कंडीशन है, मतलब इन्फ्लेमेशन अगर बढ़ता जाएगा तो इंसान कोल्ड क्लैम्पी स्किन मतलब गूज बम्स, ठीक है, गूज बम्स हो जाएंगे। मतलब सेप्सिस मतलब शॉक हो रहा है ना एक टाइप का। शॉक में क्या होता है तेरे को, वो हाइपोवॉलेमिया टाइप की कंडीशन, उसमें क्या होता है तेरे को गूज बम्स हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा, स्किन तेरी ब्लूइश पड़ने लगेगी, सुपरफिशियल वेन कोलैप्स हो जाएगी, म्यूकोसल लेयर जो पेल हो जाएगी विथ वही, सीवियर हाइपोटेंशन, फीबल पल्स मतलब बहुत धीरे धीरे पल्स सुनाई देगी, बहुत कम वाली पल्स, ओलिगोयूरिया मतलब यूरिन वगैरह, हाइपोवॉलेमिया मतलब ओलिगोयूरिया भी होगा। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस वही शॉक के टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, एक्यूट किडनी इंजरी भी करा देता है। ARDS क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। सेप्टिक शॉक तो एक ही टाइप का नहीं होता, इसी में तो इसी तो लग है ना शायद। हाँ बट वो सेप्सिस फिर वो शॉक पे पहुंच गया ना इंसान, इन्फ्लामेशन की वजह से। सेप्टिक शॉक नहीं पढ़ रहे हम, सेप्सिस पढ़ रहे हैं। ठीक है ठीक है। सेप्सिस मतलब इन्फ्लामेशन होना, मतलब इन्फेक्शन टाइप, उसकी वजह से ये शॉक हो जाते हैं। मतलब अभी तो बोला कि जब कंडीशन प्रोग्रेस हो जाती है उसके वजह से शॉक हो जाते हैं, तो ये टाइप के शॉक हो जाते हैं कि DK डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट रिससिटिकेशन, डिटेल हिस्ट्री, अगर हम पूरा अच्छे से रिससिटेशन का क्या मतलब होता है? कैसे बताऊँ हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, CPR मतलब कि करेक्टिव एक्शन और प्रोग्रेस ऑफ रिवाइविंग समवन फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस और अपरेंट डेथ। वाह, मतलब किसी रिससिटेशन हो जाती है, उठा देना, किसी की जिंदगी बचा देना। ठीक है। हाँ भाई,
कुछ करके ऐसा, जैसे CPR में की फुल फॉर्म क्या होता है? रिससिटेशन, पीछे क्या होता है? छोड़ना। डिटेल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट। हाँ, term early goal directed therapy was being coined to set targets for management